स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने कक्षा 10 का जो 4th नंबर का चैप्टर था प्रतिरक्षा और रक्त समूह, उसका दूसरा वीडियो। तो इसमें आज अपन पढ़ेंगे कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। तो सबसे देखो, नॉर्मल भाषा में हम समझे तो हमने कहा कि हमारे शरीर के अंदर एक रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसको हमने कहा था प्रतिरक्षा। क्या कहा था? प्रतिरक्षा। जैसे ये हमारा शरीर है, ये शरीर है। इस शरीर में कोई भी बाहर से कोई भी तरह का कोई पदार्थ, चाहे वो कोई रोगाणु हो सकता है या कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ हो सकता है, अगर वो शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर को ये लगता है कि ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो शरीर क्या करता है, उन बाहरी जो बाह्य जो जित पदार्थ या रोगाणु होते हैं उनको एंटीजन की तरह मानता है। तो एंटीजन क्या हो गए? वो सभी रोगाणु या पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करते हैं। अब जैसे ये प्रवेश कर गए हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है, हमारे रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है। उस डब्ल्यूबीसी में कई तरह की डब्ल्यूबीसी होती है जो सीधे इनसे क्रिया करती है। कई ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जैसे बी कोशिका, बी लसीकाणु। कौन होती है? बी लसीका कोशिकाएं। तो ये बी लसीका कोशिकाएं करती है शरीर में, इस एंटीजन को बाहरी पदार्थ मानती है और इससे शरीर की सुरक्षा करने के लिए एक पदार्थ बनाती है जिसका नाम है प्रतिरक्षी, जिसको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या करता है? ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी है, वो इस एंटीजन से लड़ने का काम करेगा। अब जब ये लड़ेगा तो इस एंटीजन को, ये प्रतिरक्षी है, वो खत्म करेगी, नष्ट कर देगी। तो एंटीजन क्या हुए कि जब एंटीजन शरीर में प्रवेश करेगा तभी प्रतिरक्षी बनेगी, निश्चित बात है। तो हम एंटीजन की परिभाषा क्या देंगे कि ऐसे रोगाणु या पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात प्रतिरक्षी के उत्पादन को प्रेरित करेंगे। तो जब ये एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रतिरक्षियों का उत्पादन होगा। और प्रतिरक्षी क्या होते हैं? ये प्रोटीन से बने हुए ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीजन से क्रिया करके उसको नष्ट करते हैं। तो ये प्रतिरक्षी है हमारी जो बी लसीकाणु है। ये बी लसीकाणु ये कोशिका बनाएगी जिसको हम कहेंगे प्लाज्मा कोशिकाएं। ये प्लाज्मा कोशिकाएं फिर जाकर एंटीबॉडी का निर्माण कर देगी। तो मतलब पहले एंटीजन का प्रवेश हुआ, एंटीजन प्रवेश करने के बाद शरीर ने क्या बनाई? प्रतिरक्षी बनाई, और ये प्रतिरक्षी ने फिर एंटीजन को लड़कर खत्म किया, नष्ट किया और हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा की। तो देखिए, प्रतिजन या एंटीजन क्या होते हैं? प्रतिजन को एंटीजन भी कहते हैं या इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से एंटीजन भी लिखते हैं। तो याद रखिएगा। तो अभी इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो, ऐसे रोगाणु या पदार्थ, अब ये पदार्थ कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ हो सकता है। तो ऐसे रोगाणु, अब रोगाणु में कोई वायरस भी हो सकता है, कोई जीवाणु भी हो सकता है, कोई कवक भी हो सकता है। तो ऐसे रोगाणु या पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षी, जिसको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, निर्माण को प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। देखो, ऐसे रोगाणु या पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षी या जिनको एंटीबॉडी भी कहते हैं उसके निर्माण को प्रेरित करेंगे। मतलब जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करेंगे, कोई बाह्य पदार्थ या कोई रोगाणु प्रवेश करता है, तभी हमारा शरीर है वो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाता है, और ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षी इस एंटीजन से लड़कर इसको ख़त्म कर देगी और हमारा शरीर रोगों से बच जाएगा। तो ये प्रश्न बनता है परीक्षा में कि प्रतिजन या एंटीजन कहते किसे हैं? तो आपको ये परिभाषा लिखनी नहीं है। अगर इनका परमाणु आकार देखें तो देखो, प्रतिजन ऐसे रोगाणु या पदार्थ होते हैं जिनका आणविक जो भार होता है, इसका अगर भार देखें तो एक डाल्टन ने इकाई दी थी, तो उसको अपन डाल्टन इकाई भी कहते हैं। तो उसका आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रतिजन क्या होते हैं? ऐसे रोगाणु या पदार्थ होते हैं जिनका आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होता है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि प्रतिजन का आणविक भार लगभग कितना होना चाहिए? तो या तो 6000 डाल्टन होना चाहिए या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अब बात यह आती है कि कौन से रोगाणु या पदार्थ होते हैं जो प्रतिजन की तरह काम कर सकते हैं। तो देखो, निम्न रोगाणु या पदार्थ प्रतिजन की तरह कार्य करते हैं। तो कौन कौन से कार्य करते हैं? अगर कोई विषाणु है, विषाणु को अपन वायरस भी कहते हैं। जैसे भी कोरोना वायरस है, ये एक प्रतिजन का काम कर रहा है। तो जैसे ही कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करता है, शरीर एंटीबॉडी बनाता है।
लेकिन वो प्रारंभ में क्या होती है, एंटीबॉडी बहुत धीमी गति से बनती है, इसलिए वो अपना रोग फैला देता है। तो विषाणु या वायरस या जीवाणु ये प्रतिजन की तरह काम करते हैं, एंटीजन के काम करते हैं। इसके अलावा देखो प्रोटीन, कोई प्रोटीन पदार्थ हो सकता है, कोई वसा हो सकती है, कोई पॉलीसेकेराइड हो सकता है, कोई न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है। ये पदार्थ भी एंटीजन की तरह काम करते हैं। तो विषाणु, जीवाणु, प्रोटीन पदार्थ, वसा पदार्थ, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल से बने पदार्थ एंटीजन की तरह कार्य करते हैं। कोई वायरस संक्रमित कोशिका है, ऐसी कोशिका है जिसमें वायरस घुस गया है, तो वो भी एंटीजन की तरह कार्य करती है। तो शरीर इन सब को एंटीजन मानता है। देखो, अगर शरीर इनको एंटीजन मानता है तो फिर इनके विरुद्ध क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा और इनको नष्ट कर दिया जाएगा। तो कौन कौन एंटीजन की तरह काम कर सकते हैं? विषाणु, जीवाणु, प्रोटीन पदार्थ, वसीय पदार्थ, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल और वायरस संक्रमित कोशिका, ये सब एंटीजन की तरह काम करती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इसमें कि प्रतिरक्षी क्या होते हैं। अब देख लेते हैं प्रतिरक्षी। अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो शरीर उसके खिलाफ क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाएगा। देखो, तो ये प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी वह प्रोटीन पदार्थ है, ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। ये भी याद रखिएगा कि प्रतिरक्षी किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि एंटीजन किसके बने होते हैं? एंटीजन वसा के भी बने हो सकते हैं, प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के भी बने हो सकते हैं, कोई विषाणु जीवाणु भी हो सकता है। तो प्रतिरक्षी वह प्रोटीन पदार्थ है जिसे प्रतिजन के विरुद्ध बी लसिका कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। देखो, प्रतिरक्षी क्या होते हैं? ये प्रोटीन पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रतिजन के विरुद्ध जो बी लसिका कोशिकाएं होती है उनके द्वारा बनाया जाता है। ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ये क्या करते हैं? देखो, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया द्वारा प्रतिजन को नष्ट करते हैं। मतलब ये जो एंटीबॉडी बनती है क्या करती है? प्रतिजन के साथ जाकर जुड़ जाती है और फिर उसके साथ प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं और उस प्रतिजन को नष्ट कर देती है। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबुलिन, देखो ये भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। प्रतिरक्षी को दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसको शॉर्ट में संक्षिप्त में क्या कहते हैं? आईजी भी कहते हैं। तो प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, ग्लोबुलिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो ऐसी प्रोटीन है जो हमारी रक्षा करती है, तो इस कारण प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं और शॉर्ट में कहते हैं इसको आईजी भी कहते हैं। ये याद रखिएगा। जैसे हमारे शरीर में बी लसिका कोशिकाएं हैं, तो ये बी लसिका कोशिकाएं क्या कर रही है? ये प्लाज्मा कोशिकाएं बना रही है। देखो, और प्लाज्मा कोशिकाएं फिर क्या बना रही है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है। तो बी लसिका कोशिकाएं होती है रक्त में, ये प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती है और प्लाज्मा कोशिकाएं फिर क्या बनाती है? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये जो प्रतिरक्षी होती है ये प्रोटीन होती है। किस तरह की प्रोटीन होती है? ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ये भी याद रखिएगा। ये प्रोटीन तो होती है, हमने ऊपर पढ़ लिया, लेकिन किस तरह की प्रोटीन होती है? गामा ग्लोबुलिन। तो यहाँ पर देखो कई सारे प्रश्न बनते हैं कि प्रतिरक्षी क्या होते हैं। तो आप लिख दोगे कि प्रतिरक्षी प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध बनाए जाते हैं। प्रतिरक्षी कौन सी कोशिकाएं बनाती है? तो प्रतिरक्षी बी लसिका कोशिकाओं से बनाई गई प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा बनती है। तो किसके द्वारा बनती है? प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा। प्रतिरक्षी किस तरह की प्रोटीन होती है? तो प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। प्रतिरक्षी प्रतिजन से कौन सी प्रतिक्रिया करती है? तो प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करती है। देखो, ये एंटीजन है, इस एंटीजन के साथ ये प्रतिरक्षी आकर जुड़ गई, तो क्या किया इसने? एंटीजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, ये क्रिया करी और इसने प्रतिजन को नष्ट कर दिया। अब देखो, ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ये प्रतिजन के पूरे अणु पर नहीं जुड़ते हैं। होता क्या है, जैसे ये एक प्रतिजन है, ये इस प्रतिजन के पूरे शरीर से ये नहीं जुड़ती है, बल्कि इसके कुछ विशेष जगह है, जैसे ये आपको दिख रहे हैं कुटे से ये कुछ ऐसे स्थान होते हैं। उन्हीं स्थानों पर जैसे ये एंटीबॉडी है,
ये एंटीबॉडी इन्हीं स्थानों पर आकर जुड़ेगी। तो पूरे प्रतिजन के ऊपर न जुड़कर कुछ उसके विशेष स्थानों पर ही जुड़ती है, जिनको हम एंटीजनी निर्धारक कहेंगे। अब जैसे ये प्रतिजन है, ये एंटीबॉडी इसके आकर जुड़ गई, ये यहाँ पर आकर जुड़ गई, इसने इस प्रतिजन को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। तो देखो प्रतिरक्षी प्रतिजन के संपूर्ण अणु से नहीं जुड़ता, बल्कि प्रतिजन पर उपस्थित कुछ विशेष अंशों से ही जुड़ता है। अंशों से मतलब ये कुछ विशेष अंश है, भाग है, से ही जुड़कर प्रतिरक्षी जुड़कर प्रतिक्रिया करता है, जिन्हें एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, जो एंटीबॉडी प्रतिजन से जुड़ेगा वो पूरे प्रतिजन के पूरे अणु पर नहीं जुड़ेगा, बल्कि उस पर कुछ विशेष भाग होंगे, अंश होंगे, उन्हीं अंशों से जुड़ेगा। जैसे ये अंश है इसके, जैसे इसका 1 2 3 4 5 अंश है, तो यहाँ पर ये 5 तरह की 5 ये एंटीबॉडी आ गई, ये इनसे चारों ओर जुड़कर इसने यहाँ पर इस प्रतिजन को नष्ट कर दिया। अब एक बात और आती है कि जैसे ही प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर में प्रवेश करने पर इसका सामना सर्वप्रथम स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रतिरक्षा करती है। स्वाभाविक प्राकृतिक प्रतिरक्षा हमने पढ़ी थी, जैसे हमारी त्वचा है, हमारे नाक के रोम है, मुख में लार है, पेट में अम्ल है, तो ये सभी प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रतिरक्षा है। तो सबसे पहले तो सामना उसी का होता है, क्योंकि उसी के द्वारा वो शरीर में प्रवेश करता है। जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो उसके बाद उपार्जित जो प्रतिरक्षा है, विशिष्ट प्रतिरक्षा, उसका सामना करके प्रतिजन को नष्ट कर देती है, नष्ट करने के लिए कार्य शुरू करती है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि जैसे ही बॉडी में कोई प्रतिजन प्रवेश करता है, उसका सामना सर्वप्रथम कौन सी प्रतिरक्षा करती है, तो स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रतिरक्षा ही करती है। अगर वो उसको नहीं रोक पाती है, यानी स्वाभाविक प्रतिरक्षा का काम क्या है, उस रोगाणु को या पदार्थ को शरीर में प्रवेश करने से रोकना। अगर वो उसको नहीं रोक पाती है और वो शरीर में प्रवेश कर गया, तो उसके बाद में जो हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा है, विशिष्ट प्रतिरक्षा, वो अपना कार्य शुरू कर देती है। अब ये जो उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा है, ये देखो प्रतिजन का विनाश किस प्रकार से करती है। तो ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, विशिष्ट प्रतिरक्षा, वो हमारे शरीर में प्रवेश किए हुए एंटीजन का नष्ट कैसे करेगी, उसका विनाश कैसे करेगी। तो सबसे पहले देखो, हमारी जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो बाह्य प्रतिजन की पहचान करेगी कि ये हमारे शरीर का तो नहीं है या बाहर से आया है। तो अगर उसको लगता है कि ये बाहर से आया है, तो बाह्य प्रतिजन की पहचान कर लेती है ये प्रतिरक्षा। अब क्या करेगी, बाह्य प्रतिजन की पहचान करने के बाद जब शरीर को लगता है कि ये बाहर से आया है, तो शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। तो जो बी लसीका कोशिकाएँ हैं, ये सक्रिय होकर प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती है। जैसे मैंने ऊपर देखा था, जो बी लसीका कोशिकाएं ये सक्रिय होकर क्या बनाएगी, प्लाज्मा कोशिकाएं बनाएगी। ये प्लाज्मा कोशिकाएं क्या करेगी, फिर प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और ये जो एंटीबॉडी है, ये प्रतिजन से जुड़कर एंटीजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया द्वारा प्रतिजन का विनाश कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। मतलब पहले तो ये पहचान की जाएगी, क्या ये हमारे शरीर के अंदर का तो नहीं है या बाहर से आया है। जब शरीर को ये मालूम हो जाता है, इन कोशिकाओं को, कि ये बाहर से आया है या बाह्य प्रतिजन है, तो उसकी पहचान करने के बाद, बाह्य प्रतिजन की पहचान करने के बाद बी लसीका कोशिकाएं सक्रिय होकर प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती है। प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाती है, और ये एंटीबॉडी उस प्रतिजन के साथ जुड़कर एंटीजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करती है और उस प्रतिजन को विनाश कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न बन गए। देखो, एंटीजन क्या है, कौन कौन से पदार्थ एंटीजन की तरह काम करते हैं, फिर प्रतिरक्षी क्या है, प्रतिरक्षी किस पदार्थ का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षी बनाती है, तो बी लसीका कोशिकाओं की प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षी बनाती है। प्रतिरक्षी किस तरह के प्रोटीन से बनी होती है, प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। प्रतिरक्षी का दूसरा नाम क्या है, प्रतिरक्षी का दूसरा नाम हमने कहा इम्यूनोग्लोबुलिन है। प्रतिरक्षी को संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं, तो संक्षिप्त में उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं संक्षिप्त में IG से लिखते हैं। अभी ये भी प्रश्न है कि क्या प्रतिरक्षी एंटीजन के पूरे अणु से जुड़ती है, तो प्रतिजन एंटीजन के पूरे अणु से नहीं जुड़ती है, बल्कि उसकी सतह पर उपस्थित कुछ विशेष अंशों से ही, भागों से ही जुड़ती है, जिनको हम एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। देखो, इसके कुछ स्थानों से जुड़ गई और इसको ख़त्म कर देगी,
प्रतिजन को। प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले सामना हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा करती है। जब वो उसको नहीं रोक पाती है तो फिर उपार्जित प्रतिरक्षा से उसका सामना होता है, और उपार्जित प्रतिरक्षा जो आपको ये तरीके बताए, इस तरीक़ों से उसे एंटीजन को नष्ट करती है। अब ये जैसे हमारी हम प्रतिरक्षी की संरचना पढ़ेंगे तो हम प्रतिरक्षी की संरचना होती है हमारे वाई आकार की। किस तरह से होती है? वाई आकार की हमारी प्रतिरक्षी होती है। अब ये जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होती है ये क्या करती है, ये देखो हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसका जो एक ऊपरी भाग होगा, उस ऊपरी भाग से ये एंटीजन को जोड़ने का काम करेगी। यहाँ पर एंटीजन जुड़ेगा तो उस भाग को हम कहेंगे पेराटोप। क्या कहेंगे? पेराटोप। तो पेराटोप क्या होता है? देखो, प्रतिरक्षी का वह भाग है जो प्रतिजन से क्रिया करता है, उसे पेराटोप कहते हैं। तो जो वाई आकार की जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होती है उसका जो भाग प्रतिजन को जोड़कर उसको विनाश करेगा, उसको खत्म करेगा, तो उस भाग को हम क्या कहेंगे? पेराटोप कहेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पेराटोप क्या है। तो ये प्रतिरक्षी का ही भाग है जो प्रतिजन से क्रिया करेगा, उसका विनाश करेगा, उसको नष्ट करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कि प्रतिरक्षी की संरचना कैसी होती है, जो एंटीबॉडी बनती है उसकी संरचना कैसी होती है। और हम ये जान रहे हैं कि एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन की बनी हुई है, तो प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, तो ये किस तरह से बनी हुई होती है और हम इसकी संरचना को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।